हेलो साथियों, स्वागत है मेरे सुपर स्टडी पे। तो आज पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कौन-कौन से थे, उनके कार्य क्या थे, सारे इम्पोर्टेंट्स को हम पढ़ेंगे। जितने भी भारत के गवर्नर जनरल थे एवं वायसराय थे, उनके बारे में। तो पहला जो गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में पढ़ते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। उनका 2 कार्यकाल था, 57 से 60 तक, फिर 65 से 67 के बीच में था रॉबर्ट क्लाइव का। तो देखते हैं इनकी क्या-क्या विशेषता थी, जो-जो इम्पोर्टेंट वायसराय उन्हीं को पढ़ेंगे। उन्होंने अवध के नवाब सिराजउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्विज शासन की स्थापना की। मैं बताना चाहूंगी कि ये जो तथ्य दिए गए हैं वो वही तथ्य को यहाँ पे लाया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा उनकी व्याख्या नहीं की गई है, जैसे कि ये सारी चीज पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई। तो यही चीज है कि याद रखेंगे कि उन्होंने जो है अवध के रॉबर्ट क्लाइव के समय में अवध का नवाब था सुजाउदौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्विज शासन की स्थापना हुई। जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही तथ्य मैं दे रही हूँ। ये पीडीएफ में वही चीज को इन्वॉल्व किया गया है। तो याद रखिए कि इलाहाबाद की संधि और द्विज शासन की स्थापना कब हुई है, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप-दीवान मोहम्मद रज़ा खां जो कि बंगाल के लिए तथा राजा सिताब राय बिहार को नियुक्त किया गया है। 2 उप-दीवान नियुक्त किए गए थे। मोहम्मद रज़ा खां बंगाल के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के एग्जाम में पूछा गया था कि बंगाल के 2 उप उप-दीवान में जो बिहार के लिए नियुक्त थे कौन थे, तो राजा सिताब राय। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, जो कि 1772 से 85 के बीच में उनका कार्यकाल रहा है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, देखते हैं 1772 से 85। तो इनकी विशेषता क्या क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए 73 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजों के क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहने का मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब अंग्रेजी के क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका जो कार्यकाल है और वेरिंग हेस्टिंग का देखते हैं। इम्पोर्टेंट जो वाइसराय है उसको हम जरूर देखेंगे। उनका जो कार्यकाल है पर जो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को उसके अधीन कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि वेरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के, उनके अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को उनके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। तो याद रखेंगे कि इस प्रकार जो है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग बने 1774 से 85। और इनकी विशेषता पढ़ते हैं। तो देखते हैं 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही तथ्य यहाँ पे मेंशन किए हुए। वेरिंग हेस्टिंग है राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। ये भी याद रख लेंगे। जो उन्होंने कोषागार था मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाए, कलकत्ता लाए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे कि 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक-एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे कि वैरेन हेस्टिंग के समय में ही प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना हुई। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं जिसमें पूरा आधुनिक भारत का इसी तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ। तो देखिए इसने जो है 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। पूछा भी जाता है कि प्रथम मदरसा स्थापित कब हुआ था, किनके कार्यकाल में, तो वैरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। कहा, तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया 1781 में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही दिए हुए हैं। इसके समय में वेरेन हेस्टिंग के समय में 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संस्कृत विद्यालय की जो बनारस में स्थापना हुई थी 1792 में वेरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। वो करने वाले कौन थे, जो जोनाथन डंकन थे। कौन थे, जोनाथन डंकन। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंसन को हेस्टिंग ने आशय प्रदान किया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो गीता के अनुवादक थे विलियम विलियम विल्किंसन ने उनको जो है हेस्टिंग ने आशय दिया था, यानी रहने का स्थान दिया था। फिर देखते हैं
हेस्टिंग के समय में और क्या-क्या हुआ कि सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1784 में विलियम मतलब कि वेरेन हेस्टिंग के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की वेरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके कार्यकाल से संबंधित है। सारे जो वायसराय पढ़ने वाले हैं उनके इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था, इसके इसके द्वारा बंद करवा दिया गया, यानी कि वैरेन हेस्टिंग के द्वारा जो मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन मिलता था, उन्होंने बंद करवा दिया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में, तो भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टिन हिकी के द्वारा किया गया, यानी कि वारेन हेस्टिंग के काल में भारत के पहला समाचार पत्र आया था बंगाल गजट 1780 का प्रकाशन जो है जेम ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा किया गया। और भी देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग के समय में क्या हुआ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और सालाबाई की संधि 1772 के द्वारा तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। याद रखेंगे कि वारंग हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है जो कि सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और द्वितीय याद रखेंगे कि वारन हेस्टिंग के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। और देखते हैं वेरेन हेस्टिंग का एक और पॉइंट कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के काल में हुई थी। तो याद रखेंगे जो वेरेन हेस्टिंग थे उन्हीं के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगी, जैसे कि ये जो क्या मेफर है ये नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग कई बार इनको पढ़े होंगे, फिर भी एक क्विक रिवीजन है ये पूरा। इसमें पीडीएफ में ना पूरा मॉडल हिस्ट्री शामिल है। तो देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस की विशेषता जानते हैं, जो कि 1786 से 93 के बीच में रहे हैं। कब? 1786 से 93 लॉर्ड कार्नवालिस। देखते हैं इनकी ये विशेषता कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में समस्त जिले का अधिकारी कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। याद रखेंगे जिस जिले का अधिकारी होता था वो कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए थे लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस की और भी विशेषता देखते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी काल में हुई थी। रुकिएगा, यहाँ से देखना है, ये मिस्टेक है। तो देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस जो कि 1786 से 93 रहे हैं। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में समस्त जिले का अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे गया था। और विशेषता हम आगे पढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट में विशेषता ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। देखते हैं आगे कि कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। याद रख लें, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। बेहद ईजी, और आप लोग सब जानते होंगे कि उन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है कार्नवालिस को। फिर देखते हैं न्याय के क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता कार्नवालिस है। तो याद रखेंगे कि न्याय की जो क्षेत्र है उसमें शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता कौन थे, तो कार्नवालिस है। और कार्नवालिस की विशेषता पढ़ते हैं। तो कार्नवालिस ने जो है नागरिक संहिता 1793 यानी कि सिविल कोड 1793 एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी। इस चीज को याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, यही पूछ लिया जाता है। 1993, तो नागरिक संहिता 1793 1793 याद रखेंगे, एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी कार्नवालिस के टाइम में। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। कंपनियों के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कार्नवालिस के समय में। फिर देखते हैं कार्नवालिस के समय में कि प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दारोगा को उसके इंचार्ज बनाया गया था। तो याद रखेंगे कि कार्नवालिस के समय में प्रत्येक जिले में मतलब थाना में जो है एक दारोगा का बनाकर इंचार्ज करके रखा जाता था। फिर देखते हैं कि कार्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को यूरोपीयकरण किया था। तो याद रखेंगे कि जो कार्नवालिस है वो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। फिर देखते हैं सर जॉन, जो कि उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर एक बार मैं पढ़ दूं कि जो सर जॉन सोर हैं वो स्थायी भूमि वन की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। यह बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसे जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे।
इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगर याद रखना है तो आप बस इतना याद रखें कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाले थे जॉन सोर। कौन थे? जॉन सोर, अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं वेलेजली, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ही है। देखते हैं कि वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जल गया है 1798 से 1805 के बीच में। कब है? 1798 से 1805 के बीच में है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, देखते हैं इनकी और भी विशेषता कि भारत में सहायक संधि का जनक वेलेजली को माना जाता है। ये तो आप जानते होंगे, वेलेजली जल गया था तो सहायता मांग रहा था, सहायक। तो इसे याद रखेंगे कि जो भारत में है सहायक संधि का जनक वेलेजली को माना जाता है। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य थे। तो सहायक संधि किन्होंने किया था? तो हैदराबाद ने किया था। कब किया था? तो 1798 में। मैसूर ने किया 1799 में। तंजौर ने किया 1799 में। अवध ने 1801 में। याद रखेंगे, अवध पक्का याद रखेंगे कि जो अवध ने है 1801 में मतलब सहायक संधि को अपनाया है। फिर देखते हैं कि पेशवा दिसंबर 1801 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, अन्य जोधपुर, जयपुर, मिचड़ी, बूंदी और भरतपुर। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको आप याद रखेंगे। जो ये सहायक संधि के प्रमुख थे, हैदराबाद को याद रख लेंगे कि 1798 में उन्होंने सहायक संधि को अपनाया था, और ये अवध वाला 1801 में। कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, इसलिए बोलो कि अवध को जो है 1801 में सहायक संधि अपनाने वाले थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेलिजरी को लॉर्ड वेलिजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखेंगे कि स्वयं को बंगाल का शेर कहने वाला कौन था? तो लॉर्ड वेलिजली था। फिर देखते हैं, इसके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो याद रखेंगे कि वेलिजली के समय में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। फिर देखते हैं कि 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही जो है वेलिजली की मृत्यु हो गई थी। जैसे कि अब हम लोग कार्यकाल यहाँ देखे थे कि ये था 1798 से 1805। तो उनका जो 1805 में शुरू हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो शीघ्र ही मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बर्ली तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि जो ये बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था ना, वो जॉर्ज बार्ले के समय में हुआ था। मिंटो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर एक चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड मिंटो जो प्रथम थे, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में जो है 1813 का चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 1813 कब? मिंटो के समय में। इसके समय में महाराणा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृत की संधि 1809 याद रख लेंगे। प्रसिद्ध जो अमृत की संधि है, प्रसिद्ध अमृत की संधि 1809 कब हुई है? तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई है। बस इतना इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड हैंगस्टिंग पूछा जाता है तो इसको देख लेंगे। लॉर्ड हैंगस्टिंग जो कि 1813 से 23 के बीच में रहे, 1813 से 23 के बीच में। देखते हैं, मार्च 1816 में भारत अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। संगोलों की संधि कब हुई? तो 1816 याद रख लेंगे। द्वारा आंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। संगोलों की संधि के द्वारा ही जो है आंगल और नेपाल के बीच में युद्ध का समाप्ति हो गया था। फिर हैंगस्टिंग के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया। इसके नेता वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। याद रखेंगे, जो पिंडारियों का दमन कब हुआ? तो हैंगस्टिंग के समय में। कब हुआ? तो लॉर्ड हैंगस्टिंग के समय में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। हैंगस्टिंग ने इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। ठीक है, ये हैंगस्टिंग की विशेषता थी। फिर देखते हैं कि ये जो है, इसके समय में 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था हैंगस्टिंग के समय में। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हैंगस्टिंग को हम लोग देख लिए हैं, तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि लॉर्ड एमन्स्टन के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड एमन्स्टन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड एमहर्स्टेड जो है, एमहर्स्टेड जो है 1823 से 28 याद रख लें। 1823 से स्टार्ट। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 के बीच में हुआ है, में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया। कब अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया? 1826 के मध्य में इनके बीच में यांडबू की संधि हुई है। बेहद इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 1826 के मध्य में यांडबू की संधि हुई किनके बीच में? तो आंगल और वर्मा युद्ध हो रहे थे, उनके बीच में हुई यांडबू की संधि 1826 याद रख लेंगे। कब हुआ है? तो लॉर्ड एमहेस्टन के समय में। लॉर्ड हेमिल्टन के समय में। ये भी पूछा जाता है कि जो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध था उस समय लॉर्ड का मतलब कि कौन थे जनरल गवर्नर? तो लॉर्ड हेमिल्टन थे, या वाइसराय ही कहिए। नहीं, अभी तो जनरल गवर्नर है तो हेमिल्टन याद रखेंगे। फिर 1826 के मध्य यांडबू की संधि याद रख लेंगे कि हेमिल्टन के समय में हुआ है। फिर देखते हैं 1824 में बैरकपुर की सैनिक छावनी
में विद्रोह इसी समय में हुआ था। 1824 में बैरिकपुर की छावनी में जो है विद्रोह हुआ था, वो एहमस्टन के समय हुआ था। इनकी विशेषता ये थी। अब चलते लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका कार्यकाल पक्का याद रखेंगे। 1828 से 35 के बीच में रहे। कब रहे? 1828 से 35 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहे। देखते हैं, बेंटिंक बेंटिंक मिल एवं बेंथम के विचारों पर प्रभावित कट्टर उदारवादी हिंग था। ठीक। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखेंगे कि जो 1833 का एक्ट आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में, उस समय जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला जो गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। तो याद रखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। किससे? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो याद रखेंगे कि बेंटिंक के समय में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया है। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 भी याद रखेंगे, धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया और अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का यथक प्रयास किया था। तो आप समझ गए कि सती प्रथा की समाप्ति के समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और राजा राम मोहन की सहायता से धारा 17 याद रख लेंगे, उन्होंने सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया था। और ये भी पूछा जाता है कि मतलब कि मुगलों में जो था वो अकबर और मराठा में पेशवा लोग भी सती प्रथा पर रोक लगाने का यथक प्रयास किए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, बेंटिंक की और चीजें देखते हैं। तो बेंटिंक ने जो है कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानूनों का वर्गीकरण किया गया। तो बेंटिंक के समय में ही जो है मैकाले ने अनुशंसा की कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। मैकाले द्वारा जो है कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया। और भी बेंटिंक के कार्यकाल है, उनको भी देखेंगे। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्क को हड़प लिया था। इसके समय में सरकारी, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। इसके समय में सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। बेंटिंक ने कार्लवानिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय सर्किट न्यायालय को बंद करा दिया था। अभी हम लोग देखे थे कि न्यायालय को स्थापित करने वाले कार्नवालिस थे, 4 प्रांत में किए थे, तो उनको उन्होंने बंद करवा दिया बेंटिंक ने। इसका कार्य मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टरों में बांट दिया गया। इसने न्यायालय में फांसी के स्थान पर स्थानीय भाषा के लोगों को अनुमति दी। फारसी के स्थान पर, सॉरी फांसी बोल, इसने जो है न्यायालय में फारसी के स्थान पर उन्होंने स्थानीय भाषा को प्रयोग की अनुमति दी थी। किन्होंने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और भी एक विशेषता बची हुई कि उन्होंने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। इसने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो लॉर्ड बेंटिंक ने क्या किया? शिशु बालिका पे भी, हत्या पर भी रोक लगाया। सती प्रथा में भी इन्वॉल्व थे, बेंटिंक के समय में हुआ। फिर दास प्रथा का खत्म भी हुआ, सब कुछ तो बेंटिंक के समय में याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मेटकाफ का एक ही विशेषता है। मेटकाफ का यही विशेषता है कि इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मेटकाफ जो है 1835 के 36 केवल 1 वर्ष हैं, उन्हें जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑगनान तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसको हम लोग लॉर्ड एलन बरन को बिल्कुल देख लेंगे, कई बार क्वेश्चन रहता है। तो लॉर्ड एलन बरन जो कि 1842 से लेके कब रहे हैं? 44 के बीच में रहे हैं। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय में हुआ था। तो याद रखेंगे कि लॉर्ड जो एलन बरन थे 1842 से 44, 1843 एक्ट 5 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। लॉर्ड एलेबरन के समय में 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो याद रखेंगे, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय जो है वो ब्रिटिश में किया गया था। क्या वो लॉर्ड
एलन बेरो के समय में। फिर देखिए लॉर्ड एलन बेरो ने कुशल अकार्यता की नीति का संपादन किया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड एलन के ने कुशल अक्राम्यता की नीति का संपादन किया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड एलन बेरो ने कुशल अक्राम्यता की नीति का संपादन किया था। फिर देखते हैं हार्डिंग, थोड़ा सा देख लेते हैं हार्डिंग के बारे में। क्या लॉर्ड हार्डिंग जो है 1844-48 के बीच में रहे। इनके समय में प्रथम आंग्ल शिफ्ट हुआ था 1845-46 में हुआ, और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार जो है लॉर्ड हार्डिंग के बीच में हुआ। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए और ज्यादा बोरिंग ना हो, इसलिए हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी से। कहाँ से? लॉर्ड डलहौजी से, जो कि 1848 से 56 के बीच में रहे हैं। तो इनको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। लॉर्ड हार्डिंग तो पढ़ ही लिए, लॉर्ड डलहौजी से। और ये पूरा जो है मॉडल हिस्ट्री का ये पीडीएफ है, जो इसमें सारा चीज़ है। तो कल हम लोग लॉर्ड डलहौजी से कवर कर लेंगे पूरा, फिर इसी तरह से मॉडर्न खत्म कर लेंगे। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा साथियों। थैंक यू।